जैसा कि तुम लोग पहले फिजिक्स में पढ़ चुके हो गति के बारे में, पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे इस बात को भी पढ़ेंगे कैसे। रीडिंग का वीडियो देखने से पहले आपको इसको खुद पढ़ना, 3 पेज 4 पेज कम से कम। तो जब पढ़ लिए तब वीडियो को देखिए, सामने किताब रहेगा और उसे मिलाते रहिए, सुनिए और समझिए। फिर वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से आपको पढ़ना, इससे तभी वीडियो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है, अभी ज्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं जाना, काम है तो जाइए, अदरवाइज नहीं। क्यों? कोरोना फैला हुआ है। तो आपको क्या करना है, कम से कम जाना, जब जरूरत रहे तो जाइए, और जब भी जाइए मास्क लगा के जाइए। आइए उधर से तो हाथ धोइए, है ना, चप्पल जूता सब धोइए, तब जाकर घर में। दूसरा बात, गर्म पानी पीजिए और प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करें। ओके, आते हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गति का ग्राफीय निरूपण। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच को प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा होगा। मतलब जैसे आप देखे होंगे कभी कभी मैच में दिखाता है, बार के द्वारा दिखाता है, ऐसे करके पेंसिल जैसे खड़ा होता वैसा, है ना, कि कैसे उसका रन बढ़ा और कैसे उसका रन गिरा। कि एक सरल रेखा ग्राफीय सहायता से दो चर युक्त रेखाएं समीकरण को हल किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग। तो दूसरी राशि जैसे समय, मतलब इसमें 2 राशि रहता है, एक तरफ मान लो उसका वेग देंगे तो एक तरफ उसका समय देंगे, इस तरह से। अब दूरी समय ग्राफ कैसे खींचाएगा वो दिखाया गया है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टार्ट है। इस ग्राफ के समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा समय है ना, इसमें ये x अक्ष है और ये हमारा दूरी में है, ये y अक्ष है। देखो यहाँ y लिखा हुआ है, देखो यहाँ x लिखा हुआ है ना, अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही हो तो विराम अवस्था में इत्यादि में होगा। मतलब अगर वो एक समान चाल से चल रही है या रुक रुक कर चल रही है, ये बात आपको ग्राफ में दिखाई। देखो यहाँ एक समान चाल से यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से, यही बात बोला ए से बी तक। हम जानते हैं कि अब जब कोई वस्तु समान दूरी पर समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होगी। मतलब यहाँ 20 किलोमीटर का दूरी को अगर मान लो 10 मिनट में करता है तो हम इसको कहेंगे एक समान चाल से जा रहा है, तय की गई दूरी होगा। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जैसा कि 8.3 में यहाँ दिखाया गया सरल रेखा में। और ग्राफ को का OB भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर मान लो या इधर उधर रहेगा तब एक समान नहीं होगा, ऐसे सीधे चलते जाएगा तो हमारा एक समान हुआ। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग प्रस्तुत वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र में दिखाया गया जैसा दूरी समय ग्राफ को भाग को AB को लें, बिंदु A से x अक्ष का समय अंतराल एक रेखा तथा बिंदु B से y अक्ष का समय अंतराल को रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनती है। अब ग्राफ पर AC समय अंतराल T2 - T1 बताता है, जबकि BC S2 - S1 बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु जाने पर T2 - T1 और S2 - S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार की होगी, B बराबर S2 - S1 by T2 - T1। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, और नजदीक लो, यहाँ पे और नजदीक लो, देखो और नीचे ये देखो, ये एक यहाँ पे एक ग्राफ में A को दर्शाने के लिए देखो लाया गया है। ये यहाँ पे समय कितना लगा इसको, 40 मिनट। और ये B को यहाँ से लाने के लिए देखो एरो यहाँ से लाया गया, डॉट 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 करके, है ना, ये यहाँ पे लाया गया और ये यहाँ ले जाया गया। तो ये कितना समय लगा इसको, दूरी कितना चला, तो 40 के लमसम दूरी चला है।
तो इस तरह से हम लोग अगर इस चीज को माइनस कर लेंगे और यहां से यहाँ कितना दूरी चला हुआ, तो ये S1 हो गया, और यहां से यहां तक कितना दूरी चला हुआ S2 हो गया, और यहां से यहां तक चला ये T1, ये वाला T2। इसी चीज को यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा V निकल जाएगा। ठीक है, दूरी बटा समय आ जाएगा। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी में जैसे दिया गया है, 0 समय के लिए दूरी 0 चला, 2 सेकंड के लिए 1, और 4 सेकंड में 4, 6 सेकंड में 9 मीटर चला, 12 सेकंड में 36 मीटर चला। इस तरह से तो ये असमान चाल चला। तो देखो इसका समय ग्राफ कैसा है, सीधा नहीं चल रहा है। तो कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न होगा। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाती है। इस प्रकार 8.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। यह हमारा जो ग्राफ है यह असमान चाल को व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा नहीं जा रहा है। अब 8.4 में वेग समय ग्राफ देखते हैं। ये था चाल में, अब समय ग्राफ में देखते हैं वेग में। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। देखो यहाँ वेग में चल रहा है, या नीचे ये हमारा वेग है और ये हमारा समय है। इस तरह से हमारा इसका चलता है, दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु का एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग में समय ग्राफ की ऊंचाई को परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। चित्र 8.5 में कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग का समय ग्राफ को दर्शाया गया है। एक समान वेग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहा है, धीरे 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 कैसे चलते चला गया, तो यह समय पर कितना दूरी जा रहा है ये पता चल जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। चित्र में दिखाया गया है T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए T1 और T2 के संगत बिंदुओं ग्राफ पर लंब खींचा गया है। T1 और T2 को दोनों पर लंबवत एक खींचा गया है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया आयत में, और बिंदु ग्राफ की लंबी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को ऊंचाई AC और BD को T2 माइनस T1 को लंबाई AB को प्रदर्शित किया गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को AB लंबाई प्रदर्शित किया। इस समय T2 और T माइनस द्वारा कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, S बराबर AC गुना CD, AC गुना CD। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा उसको, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगा। और T2 माइनस T1 जो हम लोग कर देंगे, दोनों का समय को माइनस कर देंगे, दोनों गुना करेंगे तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो निकल जाएगा और वही मेरा दूरी होगा। वेग समय ग्राफ के द्वारा एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान ले कि कार के इंजन को जांचने के लिए सरल रेखीय पथ पर चलाया जाता है। मान लिया कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। ये सारणी में जैसे समय में 0 में दिखाया गया उसका 0 ही है, 5 में दिखाया ये 9 है और किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 आ रहा है, 10 सेकंड में 18 है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह 30 सेकंड में देखा 54 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में ये वाला में यहाँ पे है ना प्रदर्शित किया गया। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। मतलब समय अंतराल यह बताता है हमको कि 8.6 ये है, ठीक है, ये 8.5 था, ये 8.6 है। तो ये 8.6 में हमारा समान समय अगर रहेगा और समान क्या कहता है वेग रहेगा तो इसका जो ग्राफ है इस तरीका से होगा। यही चीज यहाँ दिखाया गया है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा तय कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ में दर्शाया गया क्षेत्रफल ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया गया। चूंकि कार का वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी S वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित ABCDE द्वारा किया जाएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल मतलब हो गया ये आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यहाँ दर्शाया गया चित्र में। इस तरह से निकाल के हम लोग AB गुना BC प्लस 1/2 गुना AD गुना DE। तो असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ इस तरह से होगा। ये समान वाला में था और असमान में इस तरह से होगा।
वेग समय ग्राफ के दर्शाता है एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र में दिखाया गया है वेग असमान प्रवृत्ति वेग समय ग्राफ दर्शाया कैसे जाए। देखो यहाँ पे असमान वेग है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, इससे चले जाएगा। और ये देखो ये भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो असमान त्वरित हमारा होगा। इसका एक सारणी बनाया है कि अगर मान लो स्टेशन ए पर जो है दूरी 0 है और आगमन का समय 8 बजे और 8:15 में खुलने का है, तो बी में दूरी 120 किलोमीटर है और 11:15 में पहुंचा और खुलने का समय 11:30, तो यहां से यहां माइनस करें तो सब में अलग अलग है। ठीक उसी ढंग से यहां भी लिया गया है। अब है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ क्वेश्चन जो दिख रहा है ये क्वेश्चन को खुद तुमको हल करना है पहले, ठीक है, फिर हम लोग बताएंगे। ग्राफीय विधि से गति का समीकरण, कोई वस्तु सीधी रेखा से एक समान त्वरण में चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस। ये तीनों सूत्र को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो t समय के लिए एक समान त्वरण है a, मतलब बोल रहा है u क्या है तो शुरू का वेग है यानी प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, और एक समान त्वरण का नाम a दिया है, v दिया अंतिम वेग तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण 8.5 में, समीकरण 8.5 में ये वाला v बराबर u प्लस एटी वेग एवं समय के संबंध में व्यक्त करती है तथा समीकरण 8.6 में समय तथा स्थिति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। समय और स्थिति के बीच संबंध स्थापित व्यक्त करता है कौन, 8.6। और समीकरण 8.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, वेग और स्थिति के बीच का संबंध स्थिति करता है। एवं 8.5 और 8.6 में t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब t नहीं रहेगा तो भी। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है, इन सबको ग्राफीय विधि से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब वेग समय संबंध के लिए समीकरण, कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और यह t समय में बढ़कर v हो जाता है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है और चित्र में बिंदु B से लंब BC एवं B क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए प्रारंभिक OA के द्वारा अंतिम वेग BC के द्वारा समयांतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया BD इक्वल टू BC माइनस CD समयांतराल T के वेग व परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समांतर AD रेखा खींची गई। ग्राफ से हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, कि वेग समय ग्राफ वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है, यानी a बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। तो यहाँ पे देखो यह ग्राफ है, इस ग्राफ में BD बटा AD, BD बटा में AD ये वाला दूरी और ये वाला दूरी को बटा करके लिया, या BD बटा में OC ये वाला O और C ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है, इसको भी ले सकते हैं, इस तरह से लिया। तो OC इक्वल टू T लिया गया, यहाँ से यहाँ तक का समय है, ये पूरा समय ग्राफ है इसीलिए, और ये वेग है इसको T लिया गया। BD ये हमारा T वेग है, V है, तो ये BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT। तो समीकरण में समझने में हम पाते हैं कि BD को V बराबर U प्लस AT, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 8.5 में, इस तरह से सिद्ध हुआ। अच्छा, समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, मान ले कि वस्तु एक समान त्वरण में A से T समय S दूरी तय की, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का वेग समय ग्राफ में AB के नीचे गिरे चित्र में OABC, यही 8.2 में OABC यहाँ से यहाँ तक का चित्र में इस प्रकार वस्तु तय की गई दूरी को S निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। S बराबर OABC का क्षेत्रफल हुआ, OABC का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आयत हो गया, त्रिभुज हुआ, इस दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, OA इंटू OC यानी लंबाई गुना चौड़ाई और हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, AD इंटू BD। तो इस तरह से इसका मान रखेंगे तो U हो जाएगा और ये होगा OC इक्वल टू AD इक्वल टू T हमारा है, दोनों समय है, और BD इक्वल टू AT। तो मान लेने पर हम लोग देखेंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, T इंटू AT AT स्क्वायर हो जाएगा, तो S का मान आ गया UT प्लस AT स्क्वायर। अब हम लोग लेके चलेंगे 8.5 का 3 नंबर।
वेग स्थिति संबंध का निम्नलिखित चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी को s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया। अर्थात s समलंब OABC का क्षेत्रफल है, या जो s है OABC का क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसी को हम लोग लिए समलंब चतुर्भुज के रूप में, तो OA प्लस BC यानी समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई बटा 2। तो इसको हम लोग जब सूत्र के अनुसार लिखे तो s बराबर क्या होगा, u प्लस VT बाई 2। तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, या वेग समय संबंध के अनुसार अगर हम लोग लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, v यहाँ पे VU है और यहाँ पे AT है। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो v माइनस यू है और यहाँ पे v प्लस यू है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2 इंटू एस हो जाएगा, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि यहाँ पे तीसरा था, ये भी सिद्ध हो गया। अब ये कुछ इन्हीं न्यूमेरिकल पॉइंटों पे या सूत्रों पे ये कुछ सवाल है, जिसको तुम अगर बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताया जाएगा बाद में। ये सवाल सब उसी में है। अब आते हैं एक समान वृत्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को निरंतर बदलती रहती है? मतलब एक समान वृत्तीय गति जब होगा तो वह हमेशा समान गति में ही रहेगा, वह कहीं बदलेगा अपना गति को नहीं। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। किसी एथलीट को एक आयताकार ABCD का अनुदिश गति दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों में AB, BC, CD, DA एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति को दिशा बदलनी पड़ेगी? यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदली। मतलब हर पॉइंट पे जब यहाँ से दौड़ेगा तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा अपना स्लो करेगा, तब जाके वो चल पाएगा। अब मान ले कि एक एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ पे है, ये षटकोणीय पथ पे, तो यहाँ बदलेगा, फिर यहाँ बदलेगा, फिर यहाँ बदलेगा, फिर यहाँ बदलेगा, इस तरह से अपना चाल को थोड़ा बदलेगा। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। यदि पथ षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार होगा तो उसको 8 बार उसको क्या करना पड़ेगा, अपना चाल को बदलना पड़ेगा, वृद्धि के साथ एथलीट को जुड़ना पड़ेगा और वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ को भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटाकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाती है। अगर एथलीट के एक वृत्तीय पथ पर नियमित परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का उदाहरण है। अगर इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमको दिखाई देगा ये वृत्ताकार का, और उसका चाल या उसका वेग कभी भी कुछ भी बदलाव नहीं आएगा इस वृत्त पे चलने पर। इसलिए वृत्तीय पथ में हमको लगता है कि वो एक त्वरित वेग से चल रहा है। कौन? जो धावक होता है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो चाल उसको v बराबर होगी, यानी v बराबर 2πr बाय t। 2πr क्या हो गया? उसका दूरी, यहाँ से यहाँ तक उसका परिधि होता है। जब एक वस्तु का वृत्तीय रास्ते का एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय चाल कहा जाता है। जब एक समान चाल से चलेगा तो क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। जैसा कि यहाँ दिखाया गया, हम लोग एक रस्सी में बांध ले और उसको ऐसे घुमाए तो एक समान चाल से वो घूमेगा। ध्यानपूर्वक देखने से आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्शी के अनुदिश सरल रेखीय पथ पर गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति दिशा के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। ऐसा घुमाने पर लगता है कि हर स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन वह बहुत छोटा छोटा इसलिए पतित नहीं होगा हम लोग को। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्रिका या गोले को फेंकता है तो वो उसे अपनी हाथ में पकड़ता है तो अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी गति करता है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता है और एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर नियमित चाल से चलता हुआ साइकिल द्वारा सवार होता है।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक समान चाल जो है जब एक वृत्तीय पथ पर रहेगा तो वह एक समान चाल से चलता है, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसको समय में किसी भी समय मुड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वह वृत्ताकार पथ को छोड़कर अगर आयताकार या अष्टभुजाकार या षटभुजाकार में जाएगा तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा समय चाल को निम्न करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग देखें, ये तीनों फॉर्मूला को देख लिए। अब इस पे कुछ अभ्यास भी प्रश्न है, इसको आप लोगों को खुद बनाना है, कोशिश करना है पहले अपने से, फिर तो हम बताएंगे ये आंसर। लेकिन आप अपने से बनाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा और बनाने भी आ जाएगा। ठीक है। और फिर से हम ये बात बता रहे हैं कि अभी आपको बाहर जाना नहीं है, बाहर जाने के लिए मास्क लगा के जाना है अगर वो भी जरूरत हो तो, और प्रत्येक दिन अपने माँ पिताजी को प्रणाम करना है। ओके।